तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन से लेकर 2 अगस्त से पहले तक मैं आपको मेरे चैनल पे सोशल साइंस का रीड सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ पे पूरा करवाऊंगी। चाहे पेडोलॉजी भी यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी, बस आप चैनल पे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों यूनिट 4th और 5th हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिट 6 और एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहती हूँ। यूनिट 6 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक। ठीक है, इसमें हमने स्थल मंडल पढ़ लिया दोस्तों, जल मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया, जैव मंडल पढ़ लिया, चट्टानों के प्रकार भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। ठीक है, तो मतलब हमारी ज्योग्राफी यहाँ से चल रही है। अब यूनिट 6th 7th 8th और 9th ये सारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है दोस्तों। इसके बाद में जो संसाधन और विकास है ये आ जाएगी। इसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी और फिर राजस्थान ज्योग्राफी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संसाधन और विकास पढ़ने से पहले आज हमें इसका ये लास्ट चैप्टर है, ये पूरा करना है। उसके बाद में अगली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि और क्या इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे चाहते हैं, कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज आप पे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ। देखो, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, है ना। मतलब हमारे जो पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, पृथ्वी, समुद्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, कैसे पर्वत बनते हैं, कैसे नदियाँ बनती हैं, कैसे पहाड़ बन जाते हैं और फिर कैसे एक पर्वत धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हिमालय पर्वत अभी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अवशिष्ट पर्वत में आता है हमारा अरावली पर्वत। अवशिष्ट पर्वत हमने पढ़ा था, क्या होता है जिस पर्वत का अभी पतन काल चल रहा हो, मतलब धीरे धीरे वो अपरदन की शक्तियों द्वारा कम होता जा रहा है और एक दिन वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हर चीज़ का एक जीवन काल होता है। तो कौन करता है इनको, शुरू कौन करता है, कैसे एक पर्वत बन जाता है और फिर कैसे वो ख़त्म होने पे आ जाता है, तो ये सब काम करता कौन है? ये दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर से कुछ शक्तियाँ काम करती रहती हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे काम करती रहती है। और ऐसे ही पृथ्वी पे कुछ बाह्य शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे काम करती रहती हैं। तो वो ही होती है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ। अब आंतरिक शक्तियाँ क्या होती है दोस्तों? आंतरिक शक्ति तो पर्वत, पठार, मैदान इनका निर्माण करते हैं और बाह्य शक्तियाँ इनको घर्षित कर करके पर्वत को पठार बना देती हैं, पठार को मैदान बना देती है ना। इनको ख़त्म करने का कार्य करते हैं। मतलब कहा यह जाता है कि जो पृथ्वी की, ये जैसे हमारा प्लेन स्थलखंड है, जो आंतरिक शक्ति है इसको उबड़ खाबड़ बनाने का कार्य करते हैं। मतलब कहीं पठार बना दिया, कहीं खड्डा बना दिया, कहीं मैदान बना दिया। और ये जो बाहरी शक्तियाँ इस सबको समतल करने का कार्य करती हैं। मतलब ये जो भी परिवर्तन आंतरिक शक्तियों ने किए हैं उन सबको ख़त्म करने का कार्य करती हैं। तो ऐसे हमारी पृथ्वी में, हमारे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो क्या है देखते हैं। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक तो अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब इंडोजेनेटिक फोर्स और बहिर्जात मतलब एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है इंडोजेनेटिक फोर्स मतलब अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर से काम कर रहा है और बहिर्जात बल वो जो पृथ्वी के बाहर से काम कर रहा है। वह एक एक चीज़ मैं यहाँ पे दोस्तों लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए आपको समझाती रहती हूँ। आप मेरी हर एक बात ध्यान से सुना कीजिए। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर से काम करते हैं और बहिर्जात बल जो बाहर से। आप सोच रहे होंगे यार बाहर से कौन से बल कार्य करते हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं। दोस्तों नदियाँ हो गई, पवन हो गई, हिमानी हो गई, ये सब बाहर से ही काम करती हैं। पवन क्या करती है? एक टीले को मैदान नहीं बना देती है, बालू को उड़ा उड़ा के ले जाती है। नदियाँ क्या करती हैं? एक पहाड़ को काट काट कर समतल मैदान नहीं बना देती हैं। तो वो क्या कर रही है? पृथ्वी को समतल बनाने का कार्य कर रही है। अब अंतर्जात बल क्या होते हैं? देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल, जो भी पृथ्वी के अंदर से उठते हैं वो अंतर्जात बल कहलाते हैं। अब अंतर्जात बल 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम बहिर्जात बल देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अंतर्जात बल थोड़े लंबे चलेंगे,
बहिर्जात बल क्या होते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो आंतरिक बलों ने विषमताएं उत्पन्न करी हैं, बहिर्जात बल उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये विषमताएं कौन सी होती हैं, नहीं, ये किस तरह से कार्य करते हैं दोस्तों? इनके कार्य करने को नाम दिया गया है अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन। मैंने वैसे आपको बता दिया था पिछले लेक्चर्स में कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, लेकिन आगे हम और विस्तार से इनका अध्ययन कर लेंगे। बस आप अभी ये याद रखो कि पृथ्वी पे जो भी विषमताएं अंतर्जात बल उत्पन्न करते हैं उनको कम करने का प्रयास कौन करता है? बहिर्जात बल। और बहिर्जात बलों में मतलब किस तरह से कार्य करते हैं? अपक्षय करते हैं, अपर्दन करते हैं और अनाच्छादन करते हैं। अब हम इधर पढ़ रहे हैं अंतर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। दो प्रकार के हैं दोस्तों, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल क्या होते हैं? जो बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, आंखों से देखना इन्हें मुमकिन नहीं होता है। पटल विरूपणी बल वो होते हैं दोस्तों, और ये कौन से होते हैं? देखो, पर्वत निर्माणकारी और महादेशीय संचलन होता है। अब पटल विरूपणी बल होते हैं दोस्तों जो बहुत धीरे धीरे कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमें उनका पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ पर्वत बन रहा है या फिर महाद्वीप बन रहा है, जो भी है। इनसे क्या होता है? पटल विरूपणी बलों से एक पर्वत निर्माणकारी संचलन मतलब पर्वत निर्माण होता है, इनसे महादेशीय संचलन मतलब महाद्वीपों का निर्माण होता है। अब दूसरी तरफ है आकस्मिक बल, जो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। ये हमें अच्छी तरह से दिखते हैं दोस्तों। ये दो होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। जब भी कहीं भूकंप आता है हमें अच्छे से पता चलता है, और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है हमें अच्छे से पता चलता है। तो अंतर्जात बल पे दो प्रकार के हो गए। पटल विरूपणी बल जो बहुत धीरे काम करते हैं, इससे पर्वतों का और महाद्वीपों का निर्माण होता है ना। और आकस्मिक बल जो बहुत जल्दी से काम करते हैं, इससे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं ना। तो अब पर्वतों का और महाद्वीपों का निर्माण होता है दोस्तों। हमारे यहाँ पे 7 महाद्वीप बने। कहते हैं कि पहले पृथ्वी एक स्थल खंड था, मतलब पहले पेंजिया नाम का एक स्थल खंड था, है ना, जिसके चारों ओर पैंथालासा नाम का एक महासागर था। ऐसे कहते हैं। ये पेंजिया था और इसके चारों ओर पैंथालासा था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? इस पेंजिया का 2 भागों में विखंडन हो गया। कैसे हो गया? जैसे कि ये तो पैंथालासा है, अब ये पेंजिया 2 भागों में बट गया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को बोला अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को बोला गोंडवाना लैंड, है ना। फिर क्या कहते हैं, ये उत्तरी भाग का कुछ भाग टूट के इधर चला गया, कुछ भाग इधर रह गया। इसका कुछ भाग टूट के इधर चला गया, कुछ ऊपर वाले में मिल गया। तो इधर जो चला गया वो उत्तरी अमेरिका बना, ये दक्षिणी अमेरिका बना, ये यूरोप और एशिया बना, और जो नीचे बाकी रह गया वो अफ्रीका बना। ऐसे महाद्वीप बने हैं दोस्तों। तो हमने किसी ने भी, कोई भी मानव साक्षी है क्या इनका कि किसी ने ये देखा है? नहीं देखा, क्योंकि ये बल इतने धीरे करोड़ों वर्षों तक काम करते रहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है ना। अभी भी यूँ कह रहे हैं कि जो अटलांटिक महासागर है वो चौड़ा हो रहा है और जो प्रशांत महासागर है वो सिकुड़ रहा है। तो हमें पता चलता है कि अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है? नहीं पता चलता ना, क्योंकि ये महादेशीय शक्तियाँ हैं, बहुत धीमी गति से और बहुत लंबे समय तक काम करती रहती हैं। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे शक्तियाँ दी हैं, पर्वत निर्माणकारी संचलन, महादेशीय संचलन, ज्वालामुखी, भूकंप और अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से करेंगे दोस्तों। नहीं क्योंकि कहने को तो ये पूरी ज्योग्राफी इसमें आ गई, तो हम इसका मतलब पूरे वाइड रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं आपको इस सिलेबस का एक भी वर्ड बाकी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। इसलिए मैंने संक्षिप्त रूप में सब कुछ पढ़ाने का प्रयास आपको किया है। तो शुरू करते हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी संचलन अंतर्जात बल है, हमने पढ़ लिया। अत्यधिक धीमी गति से कार्य करते हैं और पहाड़ों पर्वतों का इनसे निर्माण होता है, ये हमने देख लिया भाई। अंतर्जात बल है, बहुत धीरे गति से कार्य करते हैं और इनसे क्या होता है? पहाड़ों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। फिर है महादेशीय संचलन, यह भी अंतर्जात बल है, धीमी गति से कार्य करता है और महादेशीय संचलन से क्या बनते हैं? महाद्वीपों का निर्माण होता है। 2 बल हो गए। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी भी हमने पढ़ा अंतर्जात बल है, लेकिन ये कौन सा बल है? ये पटल विरूपणी नहीं है, ये आकस्मिक बल है। ठीक है, तीव्र गति से कार्य करता है, बहुत तीव्र गति से आता है ज्वालामुखी। जब भी आता है पता भी नहीं चलता, ज्वालामुखी की तो कोई भविष्यवाणी भी नहीं होती है ना। बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें और मैग्मा भूपृष्ठ पे आता है। पृथ्वी के अंदर से दोस्तों पिघली हुई चट्टानें और जो मैग्मा लावा होता है वो पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है। मतलब जलती हुई आग के गोले पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, चट्टानों का लावा बन जाता है ना। मतलब चट्टानें पिघल जाती हैं, इतनी ज़्यादा आग होती है, उसे क्या कहते हैं? हम ज्वालामुखी कहते हैं।
अब ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होके लावा, गैसें, पत्थर के टुकड़े और धूल ये सब निकलते हैं। तो ज्वालामुखी होता क्या है, एक छिद्र होता है दोस्तों। ऐसे एक पर्वत होता है, इस पे जैसे ये छिद्र बन गया, इससे लावा निकलेंगी, गैसें निकलेंगी, धूल निकलेगी, मैग्मा निकलेगा, ये बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया ज्वालामुखी, ठीक है। अब ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती है। मतलब ज्वाला और मुखी, मुख मतलब मुख, मुंह, और ज्वाला मतलब आग, मतलब जिसके मुख से आग निकलती है वह क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, बस इसमें से आता क्या है दोस्तों, इसमें से ये आता है कि ज्वालामुखी के एक तो प्रकार पूछ लेते हैं, है ना, कि जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त क्या होता है, शांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। जागृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनसे बार बार जिनका विस्फोट होता रहता है, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बीच में एक विस्फोट उनमें हो ही जाता है। तो उनके मुख से बार बार लावा, गैस से आग, ये सब निकलते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम जागृत ज्वालामुखी। एग्जाम्पल याद रख लेना इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का एटना ज्वालामुखी, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि इसके मुख से हमेशा आग और लावा निकलता रहता है। तो ये हो गया जागृत ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो लगातार जिसमें से विस्फोट नहीं होता, लेकिन 10-20 साल के अंतराल पे एक विस्फोट ज़रूर होता है। मतलब वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें 10-20 साल के अंतराल पर, 5 साल भी हो सकता है, वो 4 साल भी, या 10 साल भी, 20 साल भी, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ से विस्फोट होता रहता है। तो इसे बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है दोस्तों फिलीपींस का पिनाटुबो ज्वालामुखी, इटली का वेसुवियस, और क्राकाटोआ का सुंडा ज्वालामुखी। क्राकाटोआ दोस्तों इंडोनेशिया में है, क्राकाटोआ का सुंडा ज्वालामुखी। ये शब्द प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है। अब शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं, ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान, और म्यांमार का पोपा, ये एग्जाम्पल है। ईरान में 2 हैं, देवबंद और कोह सुल्तान, और म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी दोस्तों वो ज्वालामुखी होते हैं जो अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसमें अब कभी भी विस्फोट नहीं होगा, जिसमें मतलब 100 सालों से लगभग कोई विस्फोट नहीं हो, बहुत तो सालों से मतलब कोई विस्फोट नहीं हुआ है, वो होता है शांत ज्वालामुखी, और ना ही उनमें आगे विस्फोट होने की संभावना होती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई दोस्तों, कि जो जागृत ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। ये चीज़ आप याद रख लेना, अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसमें से हमारे भी आग वगैरह निकलती रहती है। तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, ये आप लिख लेना अलग से कहीं नोट बना के। तो समझ में आ गया तीनों प्रकार के ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, जागृत, प्रसुप्त और शांत। जागृत जिनसे निकलता रहता है, प्रसुप्त जिनसे कभी कभी निकलता है, और शांत जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जागृत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इटली का एटना ज्वालामुखी, जिससे ये बात आपसे पूछ सकते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं, तो इटली के एटना ज्वालामुखी को बोलते हैं। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। बैरन और नारकोंडम एक और है वैसे, लेकिन ज़्यादा नाम दोस्तों बैरन का ही आता है, तो आप बैरन ही याद रखना है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया फिलीपींस का पिनाटुबो, इटली का वेसुवियस, और क्राकाटोआ। आपको ये पूछ लेंगे दोस्तों, क्राकाटोआ जैसे सुंडा ज्वालामुखी निम्न में से किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, जागृत, प्रसुप्त, शांत, या उपयुक्त सभी, या कोई नहीं, ऐसे कुछ करके पूछ लेंगे, ठीक है। और शांत ज्वालामुखी कौन से, ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान। अब ज्वालामुखी का वितरण पढ़ लेते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ज्वालामुखी वितरण के दोस्तों 3 पेटियाँ बनाई हैं, कि ऐसे हम फिक्स्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे जैसे आज तक ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं उनके आधार पर। एक है परिप्रशांत पेटी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरी है आंतरिक आंध महासागरीय पेटी, तो परिप्रशांत पेटी कौन सी होती है दोस्तों, ये पूरा विश्व है, ये है अटलांटिक महासागर, ये दोनों तरफ कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये है हमारा हिंद महासागर। तो जो प्रशांत महासागर के सारे जो महाद्वीप फैले हुए हैं, ये वाले उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ये वाला तट, और यूरोप का ये वाला तट, क्योंकि इधर चारों ओर प्रशांत महासागर तो है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये वाले जो ज्वालामुखी होते हैं वो प्रशांत तटीय पेटी में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं दोनों तरफ, है ना। विश्व के सबसे ज़्यादा 65% ज्वालामुखी यहाँ ही आते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अग्नि मेखला भी बोलते हैं इसे। अग्नि मेखला क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आने वाले ज्वालामुखी हैं वो थोड़ा सा नाम याद रख लेना। 3 है अमेरिका के, रेनियर, हुड और शस्ता। ये मैंने पर्वत भी पढ़ाए थे आपको। और ये संग्रहित पर्वत है। संग्रहित पर्वत वही पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बने होते हैं, मतलब ज्वालामुखी कहीं पे आया, यहाँ से लावा वगैरह निकले और एक पर्वत बन गया। तो रेनियर, हुड और शस्ता ये अमेरिका के हैं, और कोटोपैक्सी और चिम्बारे जो ये दक्षिणी अमेरिका के हैं। ठीक है। एल्ब्रूज ये भी प्रशांत तटीय पेटी में ही आएगा। और इधर दोस्तों आएगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मोसा और माउंट मेयान, ये ताइवान में है दोस्तों, फार्मोसा और माउंट मेयान। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये लिखा हुआ है पिनाटुबो और माउंट ताल, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ है, फिलीपींस में है, पिनाटुबो और माउंट ताल। तो ये है फ्यूजियामा, ये है फार्मोसा, माउंट मेयान, और ये है पिनाटुबो और माउंट ताल। तो ये तो हो गए प्रशांत तटीय पेटी के। फिर है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो मतलब महाद्वीपों के बीच में है। ये कहाँ से दोस्तों, ये यहाँ से शुरू होती है ग्रीनलैंड के नीचे वाले भाग से लेकर फिर यूरोप महाद्वीप और फिर एशिया महाद्वीप और फिर यहाँ इंडोनेशिया में आके इस प्रशांत पेटी में मिल जाती है। तो इसमें दोस्तों 2 ज्वालामुखी तो ये हैं, आइसलैंड के हैं ये दोनों ज्वालामुखी, हेकला और लॉकी ज्वालामुखी। ठीक है। और फिर आ जाएगा भूमध्य सागर वाले जितने भी ज्वालामुखी हैं, स्ट्रोम्बोली, एटना और विसुवियस, ये तीनों इटली के ही हैं दोस्तों, और तीनों भूमध्य सागर में ही है ना। तो एटना को तो हमने पढ़ा ही है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, बाकी स्ट्रोम्बोली और विसुवियस है। फिर ये आ जाएगा माउंट देवबंद और कोह सुल्तान, ये ईरान के हैं, हमने पढ़ा है। ये भारत का आ गया बैरन, और म्यांमार का आ गया पोपा ज्वालामुखी। ये कौन सी पेटी है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। और मध्य महाद्वीपीय पेटी की ही एक शाखा इधर नीचे होके अफ्रीका में चली जाती है, और अफ्रीका में कैमरून और किलिमंजारो नाम से 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है। अब है आंध्र महासागरीय पेटी, तो ये बीच का जो महासागर है अटलांटिक महासागर है, इसमें कम आते हैं लेकिन थोड़े बहुत इसमें भी आते हैं। थोड़ी सी अजोर्स और सेंट हेलेना द्वीप यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत तटीय पेटी में आते हैं। कौन से ज्वाला, रेनियर, हुड और शस्ता, कोटोपैक्सी, चिम्बारेजू, एल्ब्रूज, फ्यूजियामा, फार्मोसा, माउंट मेयान, माउंट ताल और पिनाटुबो, ये इस पेटी में आएंगे। इसे अग्नि मेखला भी इस पेटी को बोलते हैं। तो ये था दोस्तों ज्वालामुखी का वितरण। कुछ आंतरिक शक्तियाँ हमने पढ़ लिया, जैसे कि पर्वत निर्माण पढ़ लिया, संचलन पढ़, महाद्वीपीय निर्माण पढ़ लिया, ज्वालामुखी पढ़ लिया। अब भूकंप, अपक्षय, अपर्दन हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।